अरे वाटर हीटर में इलेक्ट्रिक लीकेज हो गई है। अभी के लिए ये मत सोचो कि लीकेज कहाँ से हो रही है। और हाँ, पहले जाकर कपड़े पहन लो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एड्रियन है और जो लड़की इस वक्त मेरे सामने खड़ी है उसका नाम कामिल है। आज से ये मेरी नई रूममेट बनने वाली है। सुना है उसकी फैमिली पूरी तरह बैंकरप्सी में चली गई थी। मजबूरी में उसे जॉब करनी पड़ी और खर्चा बचाने के लिए उसने मेरे साथ रूम शेयर करने का फैसला किया। कारण सिर्फ एक था, रेंट आधा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दिन ये मेरे घर आई उसी दिन से मेरी चैन की जिंदगी खत्म होने वाली है। सच बताऊं, इसके साथ रहना मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। अगर रेंट बचाने की मजबूरी ना होती तो कोई मुझे जान से मारने की धमकी भी दे देता। फिर भी मैं इसके साथ रूम शेयर कभी ना करता। जिस दिन कमील पहली बार घर आई, मैंने सोचा चलो जेंटलमैन बनते हैं। मैं उसकी भारी सूटकेस उठाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसने एक ही सवाल पूछकर मुझे वहीं रोक दिया। तुमने हाथ धोए हैं? बस मेरी उठी हुई हथेली वहीं हवा में जम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। ना हाथ आगे बढ़ रहा था, ना वापस आ रहा था। मैं बस शर्मिंदगी से मुस्कुराया और चुपचाप साइड में हट गया ताकि वो अंदर जा सके। दिखने में वो काफी पतली और नाजुक थी, लेकिन उसकी बड़ी सी सूटकेस आखिरकार मुझे ही घसीट कर अंदर ले जानी पड़ी। इतना सब होने के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भी भूल गया। वैसे भी उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे मुझसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही वो रूम के अंदर आई, उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है। इस रूम में हमेशा एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू रहती थी। मुझे खुद उस स्मेल की आदत पड़ने में बहुत समय लगा था। मैंने उससे बस इतना कहा, तुम्हारे पास की है ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने बिना मेरी तरफ देखे नाक से बस हल्की सी हूँ की आवाज निकाली। यही उसका जवाब था। मैंने भी सोचा जब बात ही नहीं करनी तो जबरदस्ती क्यों, और मैं घर से निकल गया। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक करने चला गया। जब वापस लौटा तो रात के लगभग 11 बजे थे। आधी नींद में मैंने रूम का दरवाजा खोला और अगले ही पल मैं वहीं का वहीं रुक गया। ये क्या सच में मेरा ही रूम था? पूरा फ्लोर इतना चमक रहा था कि उसमें मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। जो सामान हमेशा इधर उधर बिखरा रहता था वो अब एकदम करीने से रखा हुआ था। मैं मन ही मन सोचने लगा, यार घर में अगर कोई साफ सुथरी लड़की हो तो इतना भी बुरा नहीं होता। ये सोचते सोचते मैं बेड पर लेटा और तुरंत सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर टेबल पर गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। टेबल पूरी तरह खाली थी और सबसे बड़ी बात, मेरी यूएसबी ड्राइव गायब थी। वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसमें पिछले कई सालों की मेहनत, आइडियाज, नोट्स, सब कुछ सेफ था। मैं तुरंत कैमिल के पास पहुंचा। कैमिल, कल तुमने रूम साफ किया था ना? वो बोली, वेलकम। मैंने कहा, थैंक यू बोलने नहीं आया हूँ। मेरी यूएसबी ड्राइव जो टेबल पर रखी थी वो कहाँ है? मुझे लगा उसने कहीं संभाल कर रख दी होगी, लेकिन उसने बड़ी ही कैजुअल आवाज में जवाब दिया, मैंने उसे फेंक दिया। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या उस यूएसबी में कई 100 गीगाबाइट का डेटा था और तुमने उसे ऐसे ही फेंक दिया? वो बिल्कुल शांत होकर बोली, अरे वो तो सिर्फ एक यूएसबी थी, मैं तुम्हें नई खरीद दूंगी। मुझे क्या पता था कि उसमें इतना इंपॉर्टेंट डेटा है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज यहीं अभी कुछ रूल्स बनेंगे। प्राइवेट स्पेस और कॉमन एरिया दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे। हम दोनों करीब 10 मिनट तक बहस करते रहे। आखिरकार कुछ रूल्स तय हुए। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन, ये तीनों कॉमन एरिया होंगे। दोनों इस्तेमाल करेंगे, दोनों साफ रखेंगे, लेकिन अपने अपने बेडरूम पूरी तरह प्राइवेट रहेंगे। कोई बिना परमिशन अंदर नहीं जाएगा और बैल्कनी कमील की होगी, क्योंकि उसे वहां अपने अंडरवियर सुखाने होते थे और उसे शर्म आती थी कि मैं उन्हें देखूं। मेरे रूम में साउथ साइड की धूप भरपूर आती थी। मैं अपने कपड़े रूम के अंदर ही सुखा सकता था, लेकिन उसके रूम में धूप लगभग आती ही नहीं थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसने खुद वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की जिम्मेदारी ले ली। रूल्स तय होने के बाद कैमिल चुपचाप अपने रूम में चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे उसके दबे दबे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नाक खुजलाते हुए मैंने सोचा, यार मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? वैसे भी मैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उस पर कोई एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं डाला था। फिर आया शनिवार की सुबह। मैं बड़े आराम से एक बढ़िया सपना देख रहा था। तभी धड़ाम, मेरे रूम का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि मेरी नींद उसी पल उड़ गई। मैं घबरा कर एकदम बेड पर उठ बैठा और सामने देखा तो कैमिल खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। मैडम, अगली बार मेरे रूम में आने से पहले कम से कम नॉक तो कर लिया करो। कैमिल ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, तो फिर तुम डोर लॉक क्यों नहीं करते? मैंने उस टूटी फूटी डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कबाड़ डोर को देखकर तुम्हें सच में लगता है कि इसमें लॉक भी लगा होगा? वो बोली, अच्छा छोड़ो, मैं तो बस एक हैंगर लेने आई थी। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मैं
लकड़ी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, क्या चल रहा है? DIY प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। पूरे 180 सेंटीमीटर लंबा लड़का उसकी एक बात से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने हैंगर उठाया, फिर अचानक उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, अरे वाह, कितनी क्यूट अंडरवेयर है। उस पर तो कार्टून भी बने हुए हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैडम, आपको सच में कोई और काम नहीं है क्या? चाहो तो ऐसी 2 और दिलवा दूं। ये सुनते ही वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। हालांकि जाते वक्त उसके कदम थोड़े बिखरे हुए थे। उसी वक्त मुझे समझ आ गया, जितनी कूल वो बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी भी नहीं है। रूममेट बनकर साथ रहने में ओहो, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता ही है। मैं तो यही सोचता था कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है सामने वाले की लिमिट समझो, उन्हें क्रॉस मत करो और एक अच्छा रूममेट बनकर रहो। लेकिन कमिल वो बिल्कुल अलग निकली। उसे मेरी हर लिमिट पता थी और वो जानबूझकर बार बार वही क्रॉस करती थी। कभी बिना बताए बिल्ली की तरह मेरे रूम में घुस आती, तो कभी मैं बाथरूम में नहा रहा होता और वो अचानक डोर खोल देती। फिर जैसे ही मुझे देखती, इतनी जोर से चीखती जैसे एयर रेड सायरन बज गया हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया, गलती उसकी होती थी, फिर भी चीख हमेशा वही क्यों मारती थी? ऊपर से उसे प्रैक्टिकल कामों की भी बिल्कुल समझ नहीं थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती, लेकिन उसके बाद क्या होगा सब भगवान भरोसे। कुकिंग भी नहीं आती थी, फिर भी रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती। एक बार तो पूरे अपार्टमेंट में आग लगते लगते बची। हर बार मुझे ही उसे डांटना पड़ता और स्टेप बाय स्टेप सब सिखाना पड़ता। अच्छी बात बस इतनी थी कि वो सीखने में काफी तेज थी। दूसरी बार जब उसने कुकिंग की तो उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर ऑनेल में आग लग जाए तो उस पर वाटर नहीं डालते, लेकिन उसने वाटर की जगह लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया। मैं बस अपना माथा पकड़कर रह गया। 16 जुलाई कमील का बर्थडे था। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन उसका बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ था। वो सुबह से ही लिविंग रूम के सोफा पर बैठी बार बार एक ही बात बड़बड़ा रही थी, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज आज ओवर टाइम मत करना। फिर दोबारा, आज मेरा बर्थडे है, आज जल्दी घर आ जाना। वो यही लाइन बार बार रिपीट करती जा रही थी। वैसे तो मेरी नींद बहुत गहरी होती है, लेकिन उसकी लगातार बड़बड़ाहट सुनकर आखिरकार मेरी नींद खुल ही गई। मैं गुस्से में था, सोचा जाकर उसे कुछ बोलूं, लेकिन तब तक वो जॉब पर जा चुकी थी। उस दिन वो हमेशा से भी ज्यादा जल्दी निकल गई थी। उसके रूम का डोर खुला रह गया था। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर से एक नजर डाली। टेबल पर कल रात का बचा हुआ खाना रखा था, आधा स्टीम्ड बन, एक छोटा सा पोट्रीज का बाउल और 2 छोटे बॉक्सेस में थोड़ी सी सब्जियां। यही उसका डिनर था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं नीचे मार्केट गया, ताजी सब्जियां खरीदी, उसके ऑफिस से लौटने का टाइम कैलकुलेट किया और किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। कुकिंग करते करते मैं खुद को ही डांट रहा था, क्या कर रहा हूँ मैं? इतना सॉफ्ट बनने की क्या जरूरत थी? लेकिन हाथ रुक ही नहीं रहे थे। जब शाम को कमील घर लौटी तो लिविंग रूम की टेबल पर 4 तरह की डिशेस, एक सूप और साथ में 4 इंच का छोटा सा केक रखा था। वो डोर पर ही रुक गई, पूरी तरह शॉक हो गई। धीरे से बोली, क्या बात है, आज कोई गेस्ट आने वाला है? मैं मुस्कुराया, आज किसी का बर्थडे है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मैं हंस पड़ा। सच बताऊं, अगर आज सुबह तुम थोड़ा और जोर से बड़बड़ाती तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं इतनी जोर से बोल रही थी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें भर आईं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पापा के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, देखो चेहरा भी खूबसूरत, फिगर भी अच्छी, दिल भी अच्छा, बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा मुंह थोड़ा ज्यादा चलता है। वो पहले मुझे घूर कर देखने लगी, फिर दोनों हंस पड़े। बर्थडे खत्म होने के बाद कमील अपने रूम में नहीं गई। वो सोफा पर बैठी बैठी धीरे से अपना सिर मेरी गोद में रखकर सो गई और मैं पूरी रात जागता रहा। कोई रोमांटिक वजह नहीं थी, असल वजह तो ये थी कि मेरी टांग इतनी देर तक एक ही पोजीशन में रही कि पूरी तरह सुन्न हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसमें जान ही नहीं बची। उस दिन के बाद हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब हम दोनों अक्सर सोफा पर साथ बैठते, स्नैक्स खाते, टीवी देखते और बिना झिझक घंटों बातें करते। शायद कैमिल को मेरा शांत स्वभाव पसंद आने लगा था और जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस उसकी खूबसूरती को चुपचाप निहारने के बहाने ढूंढता रहता था। उस दिन कैमिल बाथरूम में शॉवर ले रही थी और मैं लिविंग रूम में जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से उसकी जोरदार चीख सुनाई दी,
इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में लीकेज हो रही है। अगले ही पल कैमिल घबराकर बाथरूम से बाहर भागी और सच कहूं उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। उसे देखते ही मेरा दिमाग वहीं हैंग हो गया। मैं पूरे 3 सेकंड तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रह गया। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने कहा, ठीक है, पहले ये बाद में देख लेंगे कि लीकेज कहाँ से हो रही है। तुम पहले जाकर कुछ कपड़े पहन लो। उस इंसिडेंट के बाद कमेल पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अब जब भी हमारी नजरें मिलती वो शर्म से दूसरी तरफ देखने लगती या फिर मुझे देखकर रास्ता ही बदल देती। करीब 3 महीने बाद एक रात अचानक मेरे पेट में इतनी तेज दर्द शुरू हुई जैसे किसी ने ड्रिल मशीन चलाकर अंदर छेद करना शुरू कर दिया हो। शुरू में मैंने सोचा थोड़ी देर सह लूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द हर मिनट बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार मैं किसी तरह हॉस्पिटल जाने के लिए उठने लगा। तभी कमेल अचानक मेरे सामने आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और हल्के हल्के कांप भी रहे थे। मैं दर्द से इतना बेहाल था कि ठीक से 2 शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने बिना 1 सेकंड गंवाए अपना कोट पहना, मुझे कंधे का सहारा दिया और सीधा सीढ़ियों की तरफ ले गई। हम 6ठी मंजिल पर रहते थे। आज तक मुझे समझ नहीं आया इतनी दुबली पतली लड़की आखिर मेरे जैसे इंसान को नीचे कैसे उतार लाई। मैंने कहा टैक्सी बुला लेते हैं, लेकिन तभी पता चला वो अपना फोन घर पर ही भूल आई थी। फिर क्या, आधा मुझे पीठ पर उठाकर आधा कंधे का सहारा देकर वो मुझे लेकर रात भर संघर्ष करती रही। किसी तरह हम हॉस्पिटल पहुंचे और आखिरकार मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। जब मेरी ड्रिप खत्म हुई और मुझे थोड़ा आराम मिला तब तक लगभग सूरज निकल चुका था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, बस स्टमक क्रैम्प है, घबराने वाली कोई बात नहीं। मेरी जान में जान आई। मैंने कैमिल की तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू, अब तुम सो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें ऑफिस भी जाना है। वो मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो, मैंने आज लीव ले ली है। कुछ दिन बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए उस दिन मैंने शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और पूरा आफ्टरनून किचन में खाना बनाता रहा। कैमिल सामने बैठकर बड़े मजे से खा रही थी। हर बाइट के बाद उसकी आंखें चमक उठती। वो बोली, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे लिए खाना बना सकते हो? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे सीधे सिर हिला दिया। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की मुस्कान देखी तब जाकर समझ आया, मैंने उसकी बात का मतलब कुछ और ही निकाल लिया था। वो रोमांटिक बात नहीं कर रही थी, वो सच में चाहती थी कि मैं रोज उसके लिए खाना बनाऊं। उस दिन के बाद उसने बाहर से फूड ऑर्डर करना लगभग बंद ही कर दिया। हर शाम वो मेरे पीछे पड़ जाती, चलो आज भी खाना बना दो। उसका लॉजिक भी तैयार रहता, घर का खाना सस्ता भी है और हेल्थी भी। मैं हर बार मुंह बनाकर कहता, बहुत झंझट है, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता कि उसी लड़की ने बिना कुछ सोचे मुझे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, वैसे ही मेरे हाथ अपने आप फ्राई पैन और भी तेजी से चलाने लगते। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था, खाना पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने 5 मिनट इंतजार किया, फिर भी कैमिल खाने के लिए बाहर नहीं आई। मैं उसके रूम तक गया, धीरे से डोर खोला और जो देखा उसे देखकर मैं रुक गया। वो बेड पर मुंह तकिए में छुपाए चुपचाप रो रही थी। मैं घबराकर उसके पास गया, क्या हुआ, किसने कुछ कहा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बताओ, हम दोस्त हैं ना। असल बात ज्यादा बड़ी नहीं थी। कैमिल कभी भी ऑफिस में ओवर टाइम नहीं करती थी, टाइम होते ही सीधा घर लौट आती थी। लेकिन उसकी सीधी सादी सोच उस कंपनी की टॉक्सिक कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ऊपर से मेरी वजह से उसने जो 1 दिन की लीव ली थी, उसके बाद उसका बॉस सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर बात में ताने मारता था। हर इशारा यही था कि अगर समझदार हो तो खुद ही जॉब छोड़ दो। कैमिल ने आंखें पोंछते हुए कहा, अगर जॉब छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की और जो कॉम्पेंसेशन मुझे मिलना चाहिए उसका 1 पैसा भी कम नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बस अब आगे मैं संभालता हूँ। उस कंपनी का बिजनेस छोटे छोटे लोन देने का था। अगले दिन मैंने अपनी सबसे अच्छी प्रेस की हुई सूट पहनी, क्लीन शेव की, पुरानी वाली नकली मार्क परफ्यूम भी लगा ली जो जाने कितने साल पुरानी थी। फिर बिल्कुल आराम से कंपनी के रिसेप्शन में जाकर खड़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, सर क्या आपका अपॉइंटमेंट है? मैंने शांत आवाज में कहा, नहीं, अपने बॉस से कहो कोई उनसे मिलने आया है। कुछ ही देर बाद एक मोटा सा आदमी सूट पहनकर तेजी से मेरी तरफ चलता हुआ आया। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया, यही था कैमिल का बॉस। वो मुस्कुराकर बोला, नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे थोड़ा सा फंडिंग चाहिए। मैं उस मैनेजर के सामने बैठा और बड़े आराम से बोला, मुझे 2 मिलियन का लोन चाहिए। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई मजाक कर दिया हो। फिर हंसते हुए बोला, 2 मिलियन? क्या मजाक कर रहे हो? इतने पैसे लेकर करोगे क्या? मैंने बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर कहा, बस थोड़ी सी जरूरत है। वो फिर बोला, भाई तुम्हारे जैसे आदमी को 200 भी लोन देना मुश्किल है, 2 मिलियन भूल जाओ। उस दिन मैं जानबूझकर उस घटिया मैनेजर का पूरा टाइम खराब करता रहा। कभी बिजनेस की बातें, कभी प्रोडक्ट्स,
कभी क्लासिकल पोएट्री, कभी फिलॉसफी और कभी लाइफ के बारे में। घंटों उसकी बातें सुनता रहा और उसे अपनी बातें सुनाता रहा। आखिर में जब मैं वहां से निकला तो उसने मेरा फोन नंबर तक नहीं मांगा, लेकिन मैं भी कहां हार मानने वाला था। अगले दिन फिर पहुंच गया, फिर अगले दिन और उसके अगले दिन भी। पूरे एक हफ्ते तक मैं रोज उसके ऑफिस पहुंचकर उसका टाइम खराब करता रहा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं सिर्फ उसे परेशान कर रहा हूँ। उसके बाद जब भी मैं ऑफिस पहुंचता वो मुझे देखकर ऐसे इग्नोर करता जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। असल में मैं सोशल मीडिया की फील्ड में काम करता हूँ। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली, बस इतना लिखा, हेल्प चाहिए। और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। कुछ लोग बोले हम अपनी वाइफ को लेकर आएंगे, कुछ बोले हम हैमर लेकर आएंगे। एक आदमी जो अभी अभी जेल से बाहर निकला था उसने कमेंट किया, मैं भी आता हूँ, थोड़ा पॉकेट मनी कमा लेंगे। मैं हंस हंस कर लौटपोट हो गया। सच में आजकल इंटरनेट वाले लोग कमाल के होते हैं। बात भी ऐसी करते हैं कि सामने वाला डर जाए। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। कुछ ही दिनों बाद आखिरकार उस मैनेजर का सब्र टूट गया। उसने खुद मुझे फोन किया। मैंने कॉल उठाते ही सीधे कहा, एम्प्लॉय को अगर निकालना है तो नियम के हिसाब से निकालो और जितना कॉम्पेंसेशन बनता है पूरा दो। ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हारे ऑफिस आकर तमाशा नहीं करेगा। कॉल खत्म हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि कमेल खुशी से भागती हुई मेरे पास आई। उसने खुशी खुशी कहा, बॉस मान गया। वो पूरा कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हो गया। जब मैं कंपनी गया तो उस मोटे मैनेजर का चेहरा ऐसा हो रखा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। बिल्कुल हरा पड़ गया था। उधर बाकी सेल्स स्टाफ भी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मौका मिले तो वहीं पीट दें, और मैं उल्टा सबसे मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। कैमिल हैरानी से मुझे देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी इन लोगों से इतनी अच्छी जान पहचान हो गई क्या? मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ, हम सबकी काफी गहरी डिस्कशन हुई है। उसके बाद कमील ने पूरे एक हफ्ते घर पर आराम किया। हर सुबह बिना अलार्म के उठती और वही खाना खाती जो मैं उसके लिए बनाता था। एक दिन खाते खाते वो मुंह बनाकर बोली, इस एक हफ्ते में मेरा वेट पूरे 3 किलो बढ़ गया। आराम खत्म होते ही उसने फिर से रिज्यूम भेजने शुरू कर दिए। इंटरव्यू, रिप्लाई, वेटिंग, यही उसकी डेली रूटीन बन गई। एक पल के लिए मेरे मन में आया, क्यों ना उसे भी सोशल मीडिया का काम सिखा दूं। फिर हम दोनों रोज घर से ही काम करेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाना बनाएंगे, साथ टाइम बिताएंगे। सच कहूं, मेरे मन में थोड़ी सेल्फिश फीलिंग भी थी। घर में इतनी खूबसूरत लड़की हो तो सिर्फ उसे देखकर भी मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे सारे सपने एक फोन कॉल ने तोड़ दिए। कमील को नई जॉब मिल गई थी। अब वो सिफंग में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली थी। हमारे घर से वहां पहुंचने में मेट्रो से करीब 1 घंटा लगता था। उस रात हमने उसकी नई जॉब की खुशी में छोटी सी पार्टी की। थोड़ी ड्रिंक होने के बाद मैंने कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए पूछा, तो शिफ्ट कब हो रही हो? पैकिंग में हेल्प चाहिए तो बता देना। कमील ने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, मैंने कब कहा कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ? मैंने कहा, अरे नई कंपनी तो बहुत दूर है ना। वो मुस्कुराकर बोली, इतनी भी दूर नहीं है। मैंने याद दिलाया, पुरानी जॉब में तो सिर्फ 40 मिनट एक्स्ट्रा लगते थे। तब तो तुम रोज कहती थी कि शिफ्ट करना है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, और अगर वहां भी कोई तुम्हें परेशान करेगा तो अपने बड़े भाई पर छोड़ देना, मैं हूं ना, प्रोटेक्ट कर लूंगा। तभी हमारी बात बीच में ही रुक गई। लैंडलॉर्ड अंदर आया और बोला, सॉरी, मैंने ये अपार्टमेंट बेच दिया है। बायर जल्दी पोजीशन चाहता है, इसलिए आप दोनों जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाइए। कुछ देर तक मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर धीरे से कमील की तरफ देखकर पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? वो बोली, मैं तो सीफांग के पास ही कोई रूम ले लूंगी, ऑफिस भी पास रहेगा। फिर उसने पूछा, और तुम? मैं मुस्कुराया, मैं शायद सिटी के बाहर चला जाऊं। शांत जगह होगी, रेंट भी कम होगा और काम करने के लिए भी अच्छी रहेगी। हम दोनों में से किसी ने भी दोबारा साथ रहने की बात नहीं की। जैसे बिना बोले दोनों ने एक ही फैसला मान लिया हो। शायद हम एक दूसरे को अभी बहुत कम टाइम से जानते थे। पहले लड़ाई, फिर समझ, फिर दोस्ती, और फिर हर मुश्किल में एक टीम बन जाना। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं सोच रहा था, काश हमें सिर्फ 6 महीने और साथ मिल जाते तो शायद मैं अपने दिल की बात कह पाता, उसे पूछ पाता, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? लेकिन अब अगर मैं ये कहता तो शायद उसे लगता कि मैं सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ। मैंने आखिरी कोशिश की, धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ सिफंग चल सकता हूँ। हम दोनों मिलकर नया अपार्टमेंट ले लेंगे, रेंट भी बच जाएगा और साथ रहना भी आसान होगा। कैमिल कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, असल में मेरे डिपार्टमेंट में एक नया कोलियग आया है। कल ही हमने तय कर लिया कि हम दोनों साथ में रूम शेयर करेंगे। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन दिल के अंदर जैसे किसी ने धीरे से कुछ तोड़ दिया। जिस दिन कैमिल को शिफ्ट होना था, मैंने उसकी सारी लगेज नीचे ट्रक तक पहुंचाने में हेल्प की। सारा सामान चढ़ाने के बाद वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर जमी धूल अपने हाथ से साफ की, फिर हल्के से बोली, तो एक हग हो जाए। मैं हंसते हुए
हुए बोला, इतना भी ड्रामा मत करो। लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्यों मैंने उसे बिना सोचे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जब मूविंग ट्रक धीरे धीरे दूर जाने लगा, मैं बस उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में जो एहसास अभी अभी जन्म लेने लगा था, उसे भी कोई उसी ट्रक में बैठाकर मुझसे हमेशा के लिए दूर ले जा रहा हो। आज तक मुझे याद नहीं वो मेरी बाहों से कैसे अलग हुई, हमने आखिरी बार क्या कहा या फिर गुड बाय कैसे बोला। बस इतना याद है, उसने मुझे बहुत कसकर गले लगाया था और उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ 4 शब्द घूम रहे थे, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। आखिर में मैंने बस खाली सड़क की तरफ हाथ हिलाया और वो चली गई। उस दिन के बाद हमारी चैट धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार 6 सितंबर के बाद हमारे बीच कोई मैसेज ही नहीं आया। अगले दिन मैंने भी अपना सामान उठाया और नया अपार्टमेंट शिफ्ट हो गया। कुछ दोस्तों को बुलाया, पूरा दिन सामान जमाने में निकल गया। जब सब खत्म हुआ तब तक रात हो चुकी थी। हम सब ने पास के एक बारबेक्यू स्टॉल पर बैठकर स्कीवर्स खाए और साथ में थोड़ी ड्रिंक भी की। उसी माहौल में अचानक मुझे उसकी याद फिर से आ गई। ऐसा लगा जैसे दिल में दबा हुआ उसका छोटा सा चेहरा फिर से सामने आ गया हो। तभी मेरे एक दोस्त ने पूछा, एड्रीन, इतनी खूबसूरत रूममेट थी, फिर तुम दोनों ने साथ रहना क्यों छोड़ दिया? मैंने सीधा जवाब दिया, उसकी नई जॉब सिफिंग डिस्ट्रिक्ट में है, उसके लिए मेरे साथ रूम शेयर करने का कोई मतलब नहीं था। दोस्त ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच सच बता, क्या तू अभी भी उसे मिस करता है? मैं तुरंत बोला, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हंस पड़ा, अगर नहीं करता तो फिर अकेला होकर भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट क्यों रेंट किया? उसकी ये बात सीधे मेरे दिल पर लगी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया। फिर मैंने खुद से पूछा, सच में मैं अकेला होकर भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट में क्यों रह रहा हूँ? उससे पहले मैंने खुद भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नया अपार्टमेंट चुनते वक्त मैंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जो सिफिंग डिस्ट्रिक्ट के बहुत करीब थी। रेंट भी बहुत ज्यादा था, फिर भी मैंने वही लिया। शायद जैसा मेरे दोस्त ने कहा, मेरे दिल के किसी कोने में मैं अब भी कैमिल के लौट आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई, लेकिन कुछ आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। आज भी मैं खाना हमेशा जरूरत से ज्यादा बना देता था। आज भी बाहर से फूड ऑर्डर करने की आदत नहीं पड़ी और जो आलस पहले हुआ करता था वो भी कहीं गायब हो चुका था। मैं रेगुलर पूरे अपार्टमेंट की सफाई करता, यहाँ तक कि दूसरा बेडरूम जहाँ कोई रहता भी नहीं था उसे भी मैं चमका कर रखता। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बाहर लगातार बिजली चमक रही थी और गरज भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं लैपटॉप के सामने बैठा अपनी हॉरर स्टोरी का स्क्रिप्ट लिख रहा था। मैं सोच रहा था, डर ज्यादा किस बात में है, बेड के नीचे छिपे गोश्त में या फिर डोर के पीछे खड़ी किसी चीज में? यही सोचते सोचते मैं झुककर बेड के नीचे देखने लगा, लेकिन वहां मुझे गोश्त नहीं मिला, मुझे कुछ और मिला। एक USB ड्राइव जो शायद कैमिल की थी। मैं हैरान रह गया, ये यहाँ कैसे रह गई? तभी नॉक नॉक, डोर पर दस्तक हुई। मैं सच में डरकर उछल पड़ा। जब डोर खोला तो सामने का नजारा देखकर मैं बिल्कुल जम गया। डोर पर कमील खड़ी थी, पूरा शरीर बारिश से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी तेज बारिश में भीग कर आई हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो हंसते हुए बोली, अंदर आने दोगे या यहीं खड़ा रखोगे? फिर अंदर आते ही बोली, एजेंसी वाले भी कमाल के निकले। मैंने सोचा सीधे तुम्हें रेंट दे दूंगी, कम से कम एजेंसी का कमीशन तो बचेगा। फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे नई रूममेट का वेलकम ऐसे करते हैं क्या? मैं हंस पड़ा, पहले जाकर शॉवर ले लो वरना ठंड लग जाएगी। वो तुरंत बोली, कहीं शॉवर में इलेक्ट्रिक लीकेज तो नहीं है? मैं हंसते हुए बोला, नहीं, इस बार मैंने कई बार चेक कर लिया है, तुम्हारे लिए। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम्हें मेरा एड्रेस मिला कैसे? कैमिल ने जवाब दिया, एजेंसी वाले से पूछा। याद है, हम दोनों पहले भी उसी एजेंसी से रूम लेते थे, तुम तो भूल ही गए। मैं मुस्कुराया, अच्छा आदमी निकला, इतना भी बेईमान नहीं था जितना तुम बोलती थी। कमिल बोली, अरे मैं उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि उसका कलर थोड़ा डार्क है। मैं हंस पड़ा, हाँ ये बात तो सही है। कमिल खुशी खुशी गुनगुनाते हुए गेस्ट रूम की तरफ चली गई और मैं लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गया। अभी भी मेरी उंगलियों पर उसकी भीगी हुई हथेलियों की ठंडक महसूस हो रही थी, जो कुछ देर पहले उसे संभालते वक्त रह गई थी। मैं धीरे से उठा, किचन में गया और जो खाना हमेशा की तरह ज्यादा बन गया था उसे दोबारा गर्म करने लगा। इस बार वो एक्स्ट्रा नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसे खाने वाला कोई वापस आ चुका था। इस बार जब कमिल अपना रूम सेट करके बाहर आएगी तो मुझे पूरा यकीन था कि उसे फिर से भूख लगने वाली है। उस लड़की की एपिटाइट मुझे अच्छी तरह पता थी। दिखने में भले ही वो दुबली पतली और नाजुक लगती हो, लेकिन खाने के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब हम पुराने अपार्टमेंट में साथ रहते थे और मैं 4 डिशेस और एक सूप बनाता था, तो वो मुझसे भी लगभग आधा बोल राइस ज्यादा खा जाती थी। थोड़ी ही देर बाद गेस्ट रूम का डोर खुला। कैमिल ने हल्के पिंक कलर का साफ सुथरा पैजामा पहन रखा था। वो बिल्कुल अपने घर की तरह आकर सोफा पर बैठ गई। फिर उसकी नजर
नजर टेबल पर रखे गर्म खाने पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो बोली, अरे अभी भी खाना गर्म है? सच कहूँ तो मैंने रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था, लेकिन इसकी खुशबू आ रही है तो थोड़ा और खा ही लेती हूँ। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के चॉपस्टिक्स उठाई और आराम से खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब बारिश वाली उदासी का नामो निशान नहीं था, ना ही पिछले 15 दिनों की दूरी बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी इस घर से गई ही नहीं थी। मैं उसके सामने बैठकर बस उसे चुपचाप खाते हुए देखता रहा। पता ही नहीं चला कब मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, अरे तुम तो कह रही थी कि नई रूममेट के साथ सब बढ़िया चल रहा है, फिर अचानक शिफ्ट क्यों हो गई, वो भी इतनी तेज बारिश में? डर नहीं लगा? कैमिल के हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स एक पल के लिए रुक गई। उसके कान हल्के हल्के लाल हो गए। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। नई रूममेट के साथ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसे हर बात से प्रॉब्लम थी। पहले ही दिन बोली, तुम शॉवर में बहुत देर लगाती हो। फिर बोली, रात में उठती हो तो बहुत नॉइज करती हो। जैसे जैसे वो बोलती गई उसकी आवाज धीमी होती चली गई, सिर भी नीचे झुकता गया। आखिर में वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसके कान इतने लाल हो चुके थे कि लग रहा था अभी खून निकल आएगा। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। अब उसे चिढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और पहले की तरह उसके बालों को हल्के से बिखेर दिया। वही पुराना एहसास, वही पुरानी मुस्कान, सब कुछ जैसे वापस आ गया। मैंने कहा, पगली, जब मन करे वापस आ जाया करो। वैसे भी ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक रूम खाली पड़ा रहता है। तुम रहोगी तो घर में थोड़ी रौनक बनी रहेगी। कैमिल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, धीरे से पूछा, सच? मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं लगती? मैं हंस पड़ा, परेशान? बहुत ज्यादा। तुम्हें कुकिंग नहीं आती, प्रैक्टिकल कामों की भी बिल्कुल समझ नहीं है, और ऊपर से मेरी चीजें बिना पूछे उठा लेती हो। मैंने थोड़ी देर रुकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम इतनी क्यूट हो कि मजबूरी में तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। कैमिल भी हंस पड़ी। मैंने उंगली उठाकर कहा, लेकिन कुछ रूल्स होंगे। पहला रूल, बिना परमिशन मेरे स्टडी रूम में एंट्री नहीं, और मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, खासकर मेरे मैन्युस्क्रिप्ट्स और मेरी यूएसबी ड्राइव को, वो मेरे लिए सबसे कीमती है। दूसरा रूल, कुकिंग हमेशा मैं करूंगा, लेकिन बर्तन धोना, टेबल साफ करना और डस्टबिन बाहर फेंकना, ये सब तुम्हारी ड्यूटी होगी। आलस बिल्कुल नहीं चलेगा। तीसरा रूल, रात को शावर लेने से पहले मैं पहले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर चेक करूंगा, उसके बाद ही अंदर जाना। पिछली बार जैसी बेवकूफी दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम सच में एक्सीडेंट का शिकार हो सकते थे। कमील ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब से मैं बिल्कुल समझदार बनूंगी। तुम्हारी कोई भी चीज बिना पूछे नहीं छूऊंगी। बर्तन भी मैं धोऊंगी, टेबल भी साफ करूंगी, और शॉवर लेने से पहले तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। वो इतनी सीरियस होकर प्रॉमिस कर रही थी कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन कर ले, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। मन ही मन मुझे पता था उसकी आधी बातें भी शायद कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चलेंगी। फिर वही पुरानी कमिल वापस आ जाएगी, फिर वही शरारतें, फिर वही मेरी लिमिट्स टेस्ट करना। लेकिन सच कहूं, मुझे अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाली, शांत और सुनसान घर से कहीं बेहतर था कि इस घर में उसकी आवाज गूंजती रहे। वो थोड़ा शोर करे, थोड़ी बहस करे, थोड़ी मुस्कुराए, कम से कम इस घर में जिंदगी तो महसूस होती थी। डिनर खत्म होने के बाद कैमिल बिना कुछ कहे अपने आप सारी प्लेट्स उठाकर किचन में ले गई। उसने टैप खोला और बर्तन धोने शुरू कर दिए। मैं किचन के डोर फ्रेम से टिककर चुपचाप उसे देखता रहा, और उस पल मुझे पहली बार लगा शायद यही एहसास घर कहलाता है। कैमिल को बर्तन धोने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। उसके हाथों की मूवमेंट देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही थी। हर प्लेट को बहुत संभाल कर साफ करती, जैसे उसे डर हो कि कहीं गलती से टूट ना जाए। उसे ऐसे काम करते देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने उससे पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ, और उस प्रॉपर्टी एजेंट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें मेरा नया एड्रेस दे दिया? कमील हंस पड़ी, फिर बोली, मैंने उस बेचारे एजेंट का काफी देर तक पीछा किया, यहाँ तक कि उसे बबल टी भी पिलाई। फिर मैंने उससे कहा, मैं एड्रियन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, अब मैं उससे पैचअप करना चाहती हूँ। बस वो पिघल गया और उसने तुम्हारा एड्रेस बता दिया। फिर मुस्कुराकर उसने एक और बात बताई। उसने ये भी कहा कि जब तुमने ये अपार्टमेंट रेंट किया था तो तुमने खास तौर पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट मांगा था और एक रूम जानबूझकर खाली छोड़ दिया था। उसे तभी लग गया था कि तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। मैंने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, अरे छोड़ो, वो एजेंट बेकार की कहानी बना रहा होगा। मैंने 2 बेडरूम अपार्टमेंट इसलिए लिया क्योंकि एक रूम में रहना था और दूसरा स्टडी रूम बनाना था। बस इसका तुमसे कोई
कोई लेना देना नहीं था। कैमिल ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। अच्छा, तो फिर पुराने अपार्टमेंट में किसने कहा था? अगर चाहो तो मेरे साथ सिफंग चलकर फिर से रूम शेयर कर सकते हैं। मैंने तुरंत अनजान बनने की कोशिश की। किसने कहा था? मुझे तो याद ही नहीं। कैमिल हंसते हुए बोली, वाह, इतनी जल्दी भूल भी गए। मैंने बात बदलते हुए कहा, चलो बस पुरानी बातें छोड़ो, जाकर हेयर ड्राई कर लो, वरना कल हेडेक होगा या फिर कोल्ड हो जाएगा, और अगर बीमार पड़ गई तो मेरे पास तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं होगा। मैं मुंह से चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मैं खुद जाकर हेयर ड्रायर उठा लाया, प्लग लगाया और उसके पीछे खड़ा होकर उसके बाल सुखाने लगा। कैमिल एक पल के लिए चौंक गई, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप सोफा पर बैठ गई। मैं उसके पीछे खड़ा था। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके लंबे और मुलायम बालों में घूम रही थीं। हेयर ड्रायर की हल्की गर्म हवा उसके बालों को उड़ाते हुए मेरी उंगलियों के चारों तरफ लपेट रही थी। वो एहसास इतना नरम, इतना सुकून देने वाला था कि कुछ देर के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ हेयर ड्रायर की आवाज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी कैमिल भी किचन में आ गई। जैसे ही उसने गैस ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं तुरंत बोल पड़ा, अरे अरे अरे, पिछली बार पुराना अपार्टमेंट जलाते जलाते बचा था और अब फिर से कुकिंग करने चली आई। चलो बाहर जाओ, बस 10 मिनट दो, ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। कमील ने बिना बहस किए सिर हिलाया और किचन के डोर पर जाकर खड़ी हो गई। डोर फ्रेम से टिककर वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी, बिल्कुल किसी छोटी फैन गर्ल की तरह। फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, एड्रीन, तुम आखिर इतना सब कैसे कर लेते हो? कुकिंग भी आती है, रिपेयर भी कर लेते हो, और जब कोई मुझे परेशान करता है तो हमेशा मेरे लिए खड़े भी हो जाते हो। सच में तुम बहुत अमेजिंग हो। उसकी इतनी तारीफ सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन हाथ अपना काम करते रहे। मैंने 2 एग्स फ्राई किए, 2 ब्रेड स्लाइसेस टोस्ट की और 2 ग्लास मिल्क गर्म कर दिए। बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट तैयार था। कमील फ्रेश होकर टेबल पर बैठी और बड़े मजे से ब्रेकफास्ट खाने लगी। हर बाइट के साथ उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। वो खाते खाते बोली, वाह, ये तो बहुत डिलीशियस है, बाहर मिलने वाले ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा टेस्टी। फिर उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या अब से मैं रोज तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट खा सकती हूँ? मैंने जानबूझकर थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, ये मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। अगर मैं अपने आर्टिकल्स लिखने में बिजी हुआ तो बाहर से फूड ऑर्डर कर लेना। हर चीज के लिए मुझ पर डिपेंड मत रहना। मेरी बात सुनकर कमील ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसी वक्त सुबह की धूप विंडो से होकर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी मुस्कान उस रोशनी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे एक पल के लिए अपनी आंखें झपकानी पड़ गईं। उसके बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन में बदल गई। कैमिल की जॉब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहती थी। कभी कभी उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। हर सुबह मैं उससे 10 मिनट पहले उठ जाता, ब्रेकफास्ट तैयार करता, वो जल्दी जल्दी खाती और फिर भागते हुए ऑफिस चली जाती। शाम को जब वो वापस घर आती तब तक डिनर लगभग हमेशा तैयार मिल जाता और उसने भी अपना प्रॉमिस निभाया। हर डिनर के बाद बिना कहे अपने आप बर्तन धोती, किचन साफ करती और लिविंग रूम भी बिल्कुल चमका देती। हालांकि उससे अभी भी कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी, लेकिन अगर पहले वाली कैमिल से कंपेयर करूं तो वो बहुत बदल चुकी थी। उधर मैं भी अपना पैरानॉर्मल सेल्फ मीडिया वाला काम करता रहता। पूरा दिन घर पर बैठकर आर्टिकल्स लिखना, इलस्ट्रेशन बनाना और वीडियोस एडिट करना, यही मेरी डेली लाइफ बन गई थी। दिन बहुत साधारण थे, लेकिन अजीब तरह से बहुत सुकून वाले भी। अगर कैमिल किसी दिन जल्दी घर आ जाती तो वो चुपचाप सोफा पर बैठ जाती, कभी बुक पढ़ती, कभी फोन चलाती, लेकिन मेरे काम में कभी डिस्टर्ब नहीं करती। कभी कभी बिना कुछ कहे मेरे डेस्क पर एक ग्लास गुनगुना वाटर रख देती और फिर चुपचाप वापस बैठ जाती। धीरे धीरे हमारे बीच कुछ बदलने लगा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग हम दोनों के बीच चुपचाप बढ़ रही थी, जैसे 2 लोगों के बीच एक पतली सी पारदर्शी दीवार हो जिसे कोई तोड़ नहीं रहा, लेकिन दोनों उसके उस पार एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। रात को जब हम साथ बैठकर टीवी देखते तो पता ही नहीं चलता कब कैमिल धीरे धीरे मेरा कंधा पकड़कर उसी पर सिर रख देती। अगर टीवी पर कोई स्कैरी सीन आ जाता तो वो अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती। पूरा शरीर मेरे करीब सिमट जाता, हल्का हल्का कांपती भी रहती, लेकिन मुंह से फिर भी यही कहती, मैं बिल्कुल नहीं डरती, और मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता। कई रातों में जब मैं देर तक काम करता रहता तो वो चुपचाप लिविंग रूम की लाइट ऑन छोड़ देती, मेरे डेस्क पर एक ग्लास गर्म वाटर रखती और बिना कुछ बोले अपने रूम में जाकर सो जाती। बारिश वाले दिनों में मैं पहले से उसका ऑफिस टाइम कैलकुलेट कर लेता, फिर अम्ब्रेला लेकर मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता। जैसे ही वो बाहर आती वो मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लेती और रास्ते भर छोटे
छोटे बच्चे की तरह पानी के गड्ढों में उछलती कूदती चलती। उसकी स्माइल देखकर मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता। वीकेंड पर हम दोनों शायद ही कभी बाहर जाते, ज्यादातर टाइम घर पर ही रहते। मैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करता, ये और कमेल कभी घर साफ करती, तो कभी इंटरनेट देकर नई नई स्नैक्स बनाना सीखती। हालांकि उसका सक्सेस रेट अभी भी बहुत कम था, लेकिन हर बार जो भी बनता सबसे पहले मुझे ही टेस्ट कराती। एक शनिवार मैं वीडियो एडिटिंग में इतना बिजी था कि मुझे टाइम का बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा। दिन कब ढला, शाम कब हुई, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि मैं लंच करना भी भूल गया। कैमिल ने ये नोटिस कर लिया, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चुपचाप किचन में गई,